राधे राधे। सब राजी खुशी। तो आज की वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। मोर देन 50% कोर्स आपका हो गया है, अब से 3 या 4 टॉपिक बचे हैं। तो अगला जो वीडियो है, मतलब जो टॉपिक है वो है हमारा रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, जो कि 11th क्लास में कुछ बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ भी लगता था। घूर्णन गति में आपके 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है टॉर्क, फिर आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम, और फिर आपका सिंपल ज्यामितिक वस्तुओं का जड़त्व आघूर्णन। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ है सिंपल ज्योमेट्री, यही टॉपिक्स हैं। अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद है इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो घूर्णन गति सीधा डायरेक्ट पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि नई नई चीजें जैसे टॉर्क, कोणीय संवेग, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट आप नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें आपको पता है उसके साथ कंपेयर करके पढ़ो इसे। जैसे आपको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, रेखीय संवेग पता है, तो उनके साथ कंपैरिजन करके आप क्या करो, घूर्णन गति को पढ़ो, ताकि इजी समझ आ जाए। जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप लोग साथ साथ बनाना। एक तरफ तो बात हो रही है किसकी, रेखीय गति, लीनियर मोशन की, ठीक है, और एक तरफ बात हो रही है हमारी घूर्णन गति की, रोटेशनल मोशन की। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, पहला टर्म है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसे लिखते हो आप, एक्स से। किसे लिखते हो, एक्स से। तो रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसे लिखेंगे, थीटा से। क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां था, थोड़े टाइम बाद वो यहां आ गया, उसने कितना एंगल बनाया, ये एंगल क्या कहलाता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन आपको अच्छे से पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। अब दोनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल है, ये इसकी रेडियस है, इस दूरी को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो ऐसे थीटा क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन आर। क्लियर, ऐसे कंपैरिजन करके आप याद कर सकते हो। सेकंड जो है वो बात करते हैं किसकी, वेग का। किससे लिखते हैं, वी से। क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स बाई टी लिख देते हैं। यहां वेग किसा लिखा जाएगा, ओमेगा से। ओमेगा क्या होगा, एज लाइक, जैसे ये क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर। थीटा की जगह रख दो एक्स अपॉन आर। अब आर तुम्हें पता है क्या है, सर्कल की रेडियस फिक्स है, तो क्या बन गया 1 अपॉन आर डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी अपॉन आर। याद रखने का साफ सा तरीका। हालांकि इसे वेक्टर फॉर्म में होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आपके काम में नहीं आनी, सिर्फ उतना ही जितना हमारे लिए काम का है। तो ऐसे आप इसका रिलेशन याद कर सकते हो, ऐसे भूलोगे नहीं आप। जैसे तीसरा आपसे पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बटा डी टी। तो यह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए की जगह अल्फा से लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ऐसे हम सबका आपस में कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। जैसे यहां काम करता है बल, बल क्या होता है, तो बल से पहले एक चीज और देखते हैं। बल से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है भाई, जड़त्व का मापन। ये क्या चीज है, जड़त्व का मापन। जड़त्व पता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, पोजीशन में चेंज होने का जो पोज होता है। कोई चीज़ रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में, मोशन में रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो एक आपके पास ट्रक है, एक कार है, दोनों रेस्ट में है, उनको मोशन में लेके आना है, उसे रेखीय गति करवाना है। तो ज़्यादा फोर्स कब किस पे लगेगा, ट्रक पे, क्योंकि ट्रक का जड़त्व क्या है, ज़्यादा है।
ट्रक का जड़ तो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रक के पास मास ज़्यादा है। ट्रक के पास क्या है? मास ज़्यादा है। तो रेखीय गति में जड़ता का मापन किससे किया जाता है? मास से। किससे किया जाता है? मास से। और अगर इसी चीज़ की बात में अगर मैं एंगुलर मोशन में करूं, एंगुलर मोशन में करूं तो यहां अकेला मास इफेक्ट नहीं डालता, मास के साथ साथ इसके अंदर एक चीज और भी इफेक्ट डालती है, वो है रेडियस। वो है रेडियस। कैसे? अभी आपको मैं छोटा सा डेमो दिखाता हूं। जैसे ये कोई वस्तु है, इससे गुणन गति करवानी है, तो देखो इसके सेंटर में मैंने ये एक्सिस लिया, बिल्कुल सेंटर में, इसको घुमाया, घूम रहा है, ठीक है। अब अगर इसी एक्सिस की मैं पोजीशन बदल दूं, इसे यहां की बजाय मैं यहां ले लेता हूं, यहां की बजाय मैंने इसको यहां लिया, अब क्या वही मोशन आएगा जो पहले आ रहा था? अब क्या वही मोशन आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि किस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, एक्सिस की पोजीशन भी डिपेंड करती है किसके अंदर है? रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में कोई एक्सिस का चक्कर नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ कौन डिपेंड करता है? मास। तो रोटेशनल मोशन में मास तो डिपेंड करता ही है कि चीज हल्की है कि भारी है, ये तो डिपेंड है ही है। साथ साथ में ये भी डिपेंड है कि किस एक्सिस के चारों घुमा रहे हो। इसके चारों घुमाने इसको मुश्किल है, हालांकि इसके चारों घुमाने इसको क्या है? आसान है। तो पोजीशन ऑफ एक्सिस भी आल्सो मैटर दैट। तो रोटेशनल मोशन के अंदर जड़ता का जो मापन किया जाता है, किसे किया जाता है? आई से। आई क्या होता है? m इंटू आर स्क्वेयर, या इसे m इंटू के स्क्वेयर भी कह देते हैं। के आपकी यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये ध्यान रखना है कि घूर्णन गति में जड़ता का मापन अकेला मास नहीं करेगा, मास के साथ साथ एक्सिस की जो पोजीशन है, वो डिस्टेंस भी आपकी यहां पर इफेक्ट डालती है। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था बस इसके अंदर। अब आगे बात करें, जैसे घूर्णन गति में क्या होता है, सॉरी रेखीय गति में क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, m इंटू ए। तो रोटेशनल मोशन में बल मतलब कौन होता है? फादर। कौन होता है? फादर। रोटेशनल मोशन में कौन आता है? ताऊ। ताऊ, ठीक है। तो ताऊ क्या होता है? जहां m था, m का काम कौन कर रहा है? I। तो m की जगह क्या लिख दो? I। ए की जगह कौन काम कर रहा है? अल्फा। तो टाउ बराबर क्या होता है? I अल्फा। दूसरा, अगर फोर्स और टाउ के बीच रिश्ता देखना है, यानी फादर और ताऊ के बीच रिश्ता देखना है, तो टाउ क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ध्यान रहे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग गलत कर देते हैं। लोग क्या कर देते हैं? एफ क्रॉस आर कर देते हैं। एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है। इस पर हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। इसे मैट्रिक्स से खोला जाता है। तो मैथ्स वालों को तो पता है मैट्रिक्स कैसे खोलते हैं, बायो वाले शायद थोड़े परेशान हो सकते हैं, बट डोंट वेरी, सीख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद है कि नहीं होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका, मतलब ये यहाँ जो चीज़ आएगी, जैसे मैं बात करता हूँ संवेग की, मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। यहाँ का जो मोमेंटम होगा L से लिखते हैं। m इज रिप्लेस बाई I, v इज रिप्लेस बाई ओमेगा। तो सिर्फ ये शुरू की 3-4 बातें जिसको समझ आ गई, तो आगे आप जो मर्जी चाहो फॉर्मूला बना सकते हो। और दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाए तो यही L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। सिमिलर काइनेटिक एनर्जी आप खुद बनाओगे। यहां क्या हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर, यहां हाफ m की जगह I ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाँ, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर। अब जैसे वर्क पूछ ले, कार्य, इसका कार्य क्या होगा? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। आप ये करते हो F डॉट एस या F डॉट एक्स, जो जैसे भी करते हो। इसमें क्या हो जाएगा कार्य? F की जगह फादर की जगह टाउ, एक्स की जगह थीटा। तो शुरू की 4 बातें जिसको दिमाग में बैठ गई ना, तो उससे जो मर्जी चीज पूछ ले आप बता सकते हो। रेखीय का पता है, घूर्णन में बना सकते हो। इंपॉर्टेंट ये देखना है,
एक्स की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा और एम की जगह आई। 4 बातें पकड़ लो, आगे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इसको छापो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसा उतार लो इसको। तो अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में आपसे क्या पूछा है, बला गुणन पूछा है। तो बला गुणन आपके टॉपिक में स्पेशल दिया हुआ भी है, टोरक, तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में बला गुणन कैसे निकालोगे, सबसे अच्छा तरीका जो गिवन है उसे लिख लो। कण की स्थिति यानी पोजीशन क्या दे रखी है, आर वेक्टर, वेक्टर में दे रखी है ना, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस है 3k कैप। दूसरा क्या दे रखा है, फोर्स, फोर्स कितना है 2j कैप प्लस k कैप। आपसे पूछा क्या है, टोरक, टोरक का हमें पता था, अभी हमने पढ़ा है, वी नो दैट टोरक इज इक्वल टू r क्रॉस f। इंपॉर्टेंट है, f क्रॉस r मत कर देना, माइनस का उत्तर आएगा और दोनों ऑप्शन मिलेंगे वहां माइनस प्लस के, कहीं सही मत हो जाना। तो r क्रॉस f कैसे खोलते हैं भाई, मैट्रिक्स बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, यहां लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। पहले r है तो r की चीजें लिखो, i के नीचे i का मान, j के नीचे j का मान, k के नीचे k का मान, फिर f है तो f का मान, i का तो है नहीं, j का कितना है 2 और k का कितना है 1। अब इसे मैथ्स वाले बच्चे तो मिनट में खोल लेंगे, बायो वाले के लिए थोड़ा सा तंग हो सकता है लेकिन इतने भी तंग नहीं होंगे। आई कैप लेनी है तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, कितना बन गया, इनकी अब से मल्टीप्लाई करो, 1 1 का 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 6, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का यूँ चलता है, माइनस का जे कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस के कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ो, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस है 0, इसे छोटा करके लिख दो बस आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप और 4 के कैप। तो मैट्रिक्स खोलने आनी चाहिए, उम्मीद आती होगी आप लोगों को। हाँ हाँ, तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आराम से आप इजीली कर देना इसको। सेकंड क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। हाँ सेकंड, पहला तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था तो आसानी से हो गया। सेकंड के बारे में क्या ख्याल है, 4 सेकंड यानी टाइम दे रखा है और एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, पहले 1 था फिर कितना हो गया 4, तो बला गुणन बताइए। अब हमने नहीं पता भी कोणीय संवेग और टाइम से बला गुणन कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बात आप भूल गए या याद है भी, 9th क्लास में पढ़ी थी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, पढ़ा था ना, तो वही तो चीज है। अब ये बात तो रेखीय गति की है, लेकिन यह कोणीय गति की बात हो रही है, तो फादर की जगह कौन आएगा, ताऊ, रेखीय संवेग की जगह कोणीय संवेग, क्वेश्चन खत्म। डीएल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है 3 का, ध्यान रहे चेंज है ये, कितना है 3 का, टाइम 0 से 4 सेकंड यानी टाइम कितना है 4, क्वेश्चन खत्म। ओके इजी था ना। हाँ तो रेखीय गति का डाटा याद रखिए, तो कोणीय गति अपने आप निकाल लोगे आप। अब अगला जो टॉपिक है जहां से भी क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, वो पढ़ा है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या था, क्या था यार बताओ बताओ। जब तक किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं होता। यही चीज़ यहाँ लागू होगी, फोर्स की जगह टाउ आ जाएगा। जब तक किसी वस्तु पर
एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं किया जाता उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आता। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम किसे लिखते हैं? आई ओमेगा से लिखते हैं, अभी बताया था। आई ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट। इससे ऐसे बात के लिख दो, इसी बात को ऐसे लिख दो, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू इज इक्वल टू आई थ्री ओमेगा थ्री इज इक्वल टू आई फोर है, आई फोर आई ओमेगा फोर। तो ऐसे हमें ये नेम याद रखना है। कब? ये कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। जब बाह्य बल लागू नहीं लगाया जा रहा तब ऐसा होता है। अब इसका एग्जांपल सुनो। 11th क्लास में जो एग्जांपल पढ़े थे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति एक घूमने वाली टेबल पे खड़ा है, ठीक है। ये टेबल पे ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे अपनी बाहें फैला के खड़ा है, तो ऐसे वो गोल गोल है घूम रहा है। लेकिन अगर वही आदमी अपनी बाहें सिकुड़ लेता है, घूमते घूमते उसे अपनी बाहें क्या कर ली? सिकुड़ ली, तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? अब पढ़ लोगे, लॉजिक बताएंगे आपको ऐसा क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो होता क्या देखो, जैसे इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि चलो इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारी घूमने वाली टेबल है। चलो टेबल की बजाय मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, टेबल वाला कम समझ आएगा। ये घूमने वाला कोई प्लेटफॉर्म है, टेबल ही मान लो ऐसे घूम रही है गोल, ठीक है ऐसे। अब एक आदमी यहां खड़ा है, इसके कोर पे खड़ा है, घूम रहा है। पहला केस। थोड़े टाइम बाद ये आदमी यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाता है, यानी एक्सिस के पास आ जाता है। तो क्या रोटेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या जो ओमेगा है वो बदलेगा? तो इसमें क्या करना है, देखो दो केस हैं। ये थी पहली स्थिति और ये थी दूसरी स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति का कोणीय समय क्या रहा होगा? पहली स्थिति का कोणीय समय क्या रहा होगा? I1 ओमेगा वन, ओमेगा वन स्पीड से घूम रहा है, I1 ओमेगा वन। अब I1 को निकालने का तरीका क्या रहा होगा? I1 कैसे निकालते हैं? अभी बताया था, MR स्क्वायर। R क्या चीज है? ये वाली दूरी इंटू में ओमेगा वन। इस स्थिति की बात करते हैं। इस स्थिति में कोणीय समय क्या रहा होगा? I2 ओमेगा टू। I2 क्या रहा होगा? M R2। ये दूरी क्या है? R2 ओमेगा टू। अब दोनों स्थितियों में विचार करो, क्या हमने बाहर से इस टेबल की जो प्लेटफॉर्म था, क्या इसकी स्पीड को बदला है हमने? बाहर से तो कुछ नहीं किया, ऐसे घूम रही थी आराम से। एक आदमी यहाँ खड़ा था, घूम रही थी, ये आदमी चल के यहाँ आ गया। यानी हमने जो टेबल घूम रही थी, जो प्लेटफॉर्म घूम रहा था, उसकी ना ही तो स्पीड बढ़ाई ना ही घटाई, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। सिर्फ ये आदमी यहाँ से मूव करके यहाँ गया है। जब यहाँ था तो कोणीय समय ये था, यहाँ था तो ये था। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि जब आपने बाहर से छेड़छाड़ की ही नहीं तो L क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी जब अप्लाइड टॉर्क, एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क 0 है तो L1 क्या रहेगा? L2 के इक्वल रहेगा। तो L1 क्या था? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा वन क्या रहेगा? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर, ओमेगा सॉरी टू का स्क्वायर ओमेगा टू। ओमेगा टू क्या बनेगा यहाँ से बताओ? M1 अपॉन M1 रहेगा भाई, अम्मी नाम दे देते हैं ना इसको, R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर ओमेगा वन। इसको उठा के इधर ले गए, M से M कैंसल आउट। तो ओमेगा टू का फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा वन R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब बताओ बड़ा कौन है? R1 बड़ा है, R2 क्या है? छोटा। R1 बड़ा है,
R2 क्या है, छोटा है। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, उत्तर 1 से ज़्यादा आएगा। तो मान लो इतना उत्तर आ गया, ऐसे उत्तर आ गया, भाग दिया, उत्तर आया मान लो 3, मान लो ये उत्तर आ गया। तो कुछ भी आ सकता है, 1.2, 2, 4, 50, 60 कुछ भी आ सकता है। इतना पता है इनका उत्तर 1 से क्या आएगा, बड़ा। ये आया एग्जाम्पल के तो हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, 1000 आ जाए, जो मर्जी आ जाए। अब बताओ ω2 बड़ा है कि ω1 बड़ा है? मैथ क्या कहता है तुम्हारा? ω2 = 5 टाइम्स ऑफ ω1। तो साफ साफ दिख रहा है ω2 इज ग्रेटर देन ω1, यानी इसके घूमने की जो स्पीड है इससे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। स्पीड अपने आप क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या बात समझ आई? हमने कोई बाहर से बल नहीं लगाया, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के कारण। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी टॉपिक पे जो मैंने एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था वो बता देता हूँ आपसे मैं। सेम ही जो मैंने इतना बड़ा आपको एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन ये पूछा था कि t और ओमेगा के बीच ग्राफ बनाइए। ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब t बदले तो ओमेगा बदलेगा। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी घूमने वाले प्लेटफॉर्म के बाहरी किनारे पे खड़ा है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है, ω0। यानी जब शुरू में टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, ω0। ठीक है। अब वो आदमी बाहरी किनारे से चलते हुए एक्सिस की ओर आ रहा है, वर्ताकार प्लेटफॉर्म के सेंटर की ओर आ रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो ओमेगा जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तुम्हें पता है जब तक वो आदमी यहां से चल के यहां तक आएगा तब तक ओमेगा में क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात। लेकिन क्वेश्चन में आगे की लाइन और भी जोड़ रखी थी कि अब वो आदमी इस एक्सिस को पार करते हुए अपोजिट साइड में यहां आ जाता है। इस साइड खड़ा था, चलते 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 इस साइड आ गया। इस सारे प्रोसेस के दौरान ओमेगा तो चेंज होगा, हमें पता है, हमने अभी एग्जांपल देखा है। ओमेगा किस टाइप से चेंज होगा, ग्राफ की फॉर्म में बताना है। क्या बताना है, ग्राफ की फॉर्म में बताना है। तो जब वो आदमी यहां से यहां तक आया, यानी पास आ रहा था, क्या हो रहा था, जड़ तो आघूर्णन का मान कम हो रहा था, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब इस लाइन के बाद क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है, एक्सिस से दूर जा रहा है, जड़ तो अगर वापस बढ़ रहा है, तो जितनी स्पीड बढ़ी थी वापस स्पीड उतनी क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकते हैं कि यू इसका ग्राफ बनेगा। समझा की बात? जैसे जैसे पास आया स्पीड क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये उसका क्या है, जब वो सेंटर ऑफ एक्सिस पे आ गया तब। अब इसे क्रॉस करेगा तो यूं यूं वापस क्या होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, नीट के एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस किया है। ये दो क्वेश्चन है। एक पिंड का कोणीय संवेग इतना है, यानी ओमेगा कह सकते हो आप, टॉर्क कितना है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। ये क्वेश्चन होमवर्क है। दूसरा, हाथ की घड़ी की, घंटे की तथा मिनट की दोनों सुइयों का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। हालांकि ये थोड़ा शायद आपके कोर्स में ना हो, लेकिन ये कंसेप्ट बनाने के लिए अच्छा है, ओमेगा जानने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी ट्राई करना है, दोनों होमवर्क है, ऊपर वाला कोर्स में है, हाँ नीचे वाला भी ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। ये हो गया। अब आपका इस चैप्टर में जो एक पार्ट बचा है वो है कि सिंपल ज्योमेट्री के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पढ़ा था ना, वल्य का ऐसे एक्सिस ऐसे है, वो पता नहीं कंफ्यूज करते होंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं, यहाँ सब क्लियर हो जाएंगे। तो हमें वल्य के, डिस्क के, स्फीयर के, रोड के, सिलेंडर के जड़ तो आघूर्णन के फॉर्मूले बनाने हैं और वो याद रखने हैं। बना लेंगे, समझा भी देंगे भी ये ऐसे है, ये ऐसे है, पर लास्ट में बात तो वहीं ख़त्म होगी ना, मेमोराइज करने की।
मेमोरी में होंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएंगे, और उस टॉपिक से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट क्वेश्चन आता है। तो ये सब अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब वीडियो देखने आओ तो 2 चीज़ें अपने पास लेके आना। एक तो बॉल, कोई भी बॉल हो, कोस्को बॉल, टेबल टेनिस बॉल, फुटबॉल, कोई भी एक बॉल अपने पास रखना, और एक रिंग, यानी हाथ में जो कड़ा पहनते हैं या बैंगल्स, कुछ भी एक सर्कुलर रिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली आप समझ सको भी मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूँ। नहीं तो समझ नहीं आएगा, तल के लंबवत, तल के समांतर, स्पर्श रेखीय, वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 चीज़ें अपने पास लेके बैठना, तभी नेक्स्ट वीडियो देखना। तो यहाँ तक कवर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे।